नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से आपका स्वागत है द करंट अफेयर शो में। तो आज का सबसे महत्वपूर्ण विचार है कि अगर आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है तो आपको छोटी मोटी परेशानियों के बारे में सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि जब आप रास्ते के बड़े पत्थर हटाते हैं, जब आपको बड़ा गोल अचीव करना होता है, तो छोटे मोटे पत्थर यानी कि छोटी मोटी परेशानियां जो हैं वो तो आपको मिलेंगी। तो उसके लिए दिक्कत नहीं कोई, वो तो आदमी आराम से जो है हैंडल कर लेता है। करंट अफेयर शो के अंतर्गत आपको मिलेगा फ्री पीडीएफ मटेरियल, द हिंदू वोकेबुलरी और यूपीएससी प्री प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, मेंस आंसर राइटिंग मिलेगी। ठीक है, चलिए आज के कुछ आर्टिकल्स के बारे में समझते हैं, कौन कौन सा आर्टिकल हमको आज देखना है। तो सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल देखना है हमको द सिग्निफिकेंस ऑफ कैरियर एविएशन और इंडिया चाइना ट्रेड टाइज के बारे में कुछ बातचीत करेंगे। और द इनइक्वालिटी कैन नो लॉन्गर बी इग्नोर्ड, मतलब इस आर्टिकल में समझेंगे कि इनइक्वालिटी जो है वो किस तरीके से भारत की ग्रोथ को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही है, उस बारे में देखेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के, बिना समय गंवाए, चलिए पहले आर्टिकल पर आते हैं। पहला आर्टिकल है द सिग्निफिकेंस ऑफ कैरियर एविएशन। देखिए, मार्च 5 को क्या होता है? ऑन March 5 बोथ एयरक्राफ्ट कैरियर्स ऑफ द इंडियन नेवी आईएनएस विक्रमादित्य एंड आईएनएस विक्रांत शोकेस्ड ट्विन कैरियर ऑपरेशंस, मतलब ट्विन कैरियर ऑपरेशन को शो किया गया। कौन सा? एक आईएनएस विक्रमादित्य इसमें शामिल था और दूसरा था आईएनएस विक्रांत। ठीक है, विथ MiG-29 के फाइटर। कौन से फाइटर थे? MiG-29 के फाइटर जेट्स थे, taking off simultaneously from both and landing cross deck as Defense Minister Rajnath Singh looked on from on board one of them। ठीक है, तो जैसे कि अभी आपको इसके बारे में और थोड़ा अच्छे से डिस्कस करेंगे। एक साथ ट्विन ऑपरेशन किया गया जिसमें विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत शामिल थे, जिसमें MiG-20 के फाइटर जेट्स का भी इस्तेमाल किया गया एक साथ। ठीक है, और ये कह अब व्हाट डज आईएनएस विक्रांत सिग्निफाई, इससे क्या महत्व साबित होता है? ए कैरियर इज अ फ्लोटिंग सिटी, एक प्रकार से मतलब वो जो महासागर होता है उस पर कैरियर जो होते हैं वो, जैसे मान लीजिए महासागर है तो उस पर एक बड़ी सी पट, एकदम बहुत बड़ी एरिया में ये रहते हैं और इस पर बहुत सारे फाइटर जेट्स वगैरह जो फिर आ जा सकते हैं और इनको ये कैरी कैरी करते हैं, तो इसलिए इनका नाम क्या हो गया? एक कैरियर। कैरियर मतलब कैरी करना। ठीक है, द डिजाइन वर्क ऑन द इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर। इंडिजिनस मतलब भारत में खुद ही है, भारत की स्वदेशी निर्मित है, इसलिए इसको बोला गया इंडिजिनस एयरक्राफ्ट। लेटर क्रस्टेंड विक्रांत बिगन इन 1990, 1999 में इसकी शुरुआत हुई, जबकि 2005 और 2006 में probably the most crucial years for the career and for India's warship building. The crucial design was on the warship grade steel which till then was procured from Russia। ये जो स्टील हुआ का मतलब ये जो वार स्टील या वॉरशिप जो है, हम लोग उस टाइम पर किससे खरीदते थे? रसिया से खरीदते थे। और आफ्टर मच ब्रेन स्टॉर्मिंग, बहुत मतलब बहुत सोचने समझने, बहुत दिमाग लगाने के बाद, it was decided that authority it would be developed and procured in India। इसके बाद यह सोचा गया, यह निर्णय लिया गया कि अब हम क्या करेंगे, हम इसको डेवलप और इसको भारत में ही बनाएंगे। ठीक है, एक कोलैबोरेटिव एफर्ट बिटवीन द स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कौन कौन इसमें शामिल है? एक तो इसमें शामिल है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। दूसरा द डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब डीआरडीओ और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कोलैबोरेशन से हमने यह निर्णय लिया कि हम वारशिप जो है अपने देश में ही बनाएंगे और उसको प्रोक्योर करेंगे। ठीक है, द डिसीजन ऑन द डेवलपमेंट ऑफ DMR 249 स्टील वाज ए कमर्शियल डिसीजन, मतलब यह व्यवसायिक रूप से लिया गया निर्णय था। किसका डेवलपमेंट करना? DMR 249 का। और मधु एस, ठीक है, मधु एस नायर जो कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर थे, CMD, CMD इसको शॉर्टकट में कहते हैं, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के ये CMD हैं। उन्होंने कहा द शॉर्टली आफ्टर द कमीशनिंग ऑफ विक्रांत DMR 249 इज नाउ being used for the construction of all warship in the country। अब DMR 249 का इस्तेमाल किया जाएगा, इस स्टील का इस्तेमाल किया जाएगा किसके लिए? बहुत सारे वारशिप बनाने के लिए जो भारत में बनेंगे। ठीक है, अब थोड़ा समझिएगा विक्रांत और विक्रमादित्य के बारे में। ठीक है, इसको समझिए आप।
तो आईएनएस विक्रमादित्य जो है उसका जो लेंथ है वो क्या है, लेंथ है 284 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका 44,570 टन तक का, और इसकी हाइट कितनी है 60 मीटर, ठीक है, कितनी हाइट है 60 मीटर। 20 स्टोनी टाल, मतलब ऐसे लंबाई में 20 स्टोनी टाल विथ 22 डेक्स, 22 डेक्स के साथ 22 स्टोनी टाल है, ये बहुत ऊंचा है। इसकी स्पीड क्या है 30 नॉट्स, और मैक्स रेंज कितना है इसका, इसका रेंज है 17,000 नॉटिकल माइल्स। कितना है 17,000 नॉटिकल माइल्स, ठीक है। ये नॉटिकल माइल्स 1.85 माइल्स के बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, नॉटिकल माइल्स जो होता है वो नॉर्मल जो माइल होता है ज़मीन नापने के लिए उससे बड़ा होता है, उससे मतलब वो ज़्यादा बड़ा माना जाता है। कैपेसिटी क्या है इसकी, 34 एयरक्राफ्ट कैरी कर सकता है, कितना 34 एयरक्राफ्ट कैरी कर सकता है, देख रहे हैं पूरे 34 एयरक्राफ्ट ये कैरी कर सकता है। 24 MiG-29 के ये कैरी कर सकता है, 24 MiG-29, और 10 हेलीकॉप्टर्स। सोचिए कितना बड़ा हो सकता है ये। आप इमेजिन नहीं कर सकते इतना बड़ा है। और एंगल्ड स्काई जंप फॉर फाइटर्स टू, स्काई जंप जो होता है फाइटर्स के लिए वो भी है, क्वालिटी इसमें है। और इसमें कितने क्रू हैं, टोटल मेंबर्स कितने हैं, सो 1600 to 1800 सेलर्स हैं इसमें, ठीक है। ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर, ठीक है। एक चीज और समझिएगा। ये मामला है इसका, ठीक है। आगे देखिए, अब सेंटिनल ऑफ द सीज, ठीक है, टाइम ट्रेवल, पुराने समझ चलिए फरवरी। ए लुक एट द फ्लोटिंग एयरफील्ड आईएनएस विक्रांत, इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर। इसके बारे में समझते हैं, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ था, डेवलपमेंट में समझिएगा। पहला क्या है, फरवरी 2009 नील ऑफ द शिप इज लैंड, अगस्त 2013 द शिप इज लॉन्च्ड फर्स्ट टाइम इन वाटर, पहली बार पानी में इसको 2013 में लॉन्च किया गया। फिर नवंबर 2020 में क्या होता है, बेसिन ट्रायल कंप्लीटेड, मतलब जो बेसिन पानी में जो ट्रायल्स होते हैं वो कंप्लीट किए गए। जुलाई 2022 में क्या हुआ, सी ट्रायल्स कंप्लीटेड, मतलब इसके जो समुद्र के ट्रायल होते हैं 5 फेज में उनको कंप्लीट किया गया। और जुलाई 2022 में क्या हुआ, डिलीवरी ए कंपटेंस बाई नेवी, नेवी द्वारा क्या हो गया, डिलीवरी कर दिया गया उनको। और सितंबर 2022 में क्या हो गया, कमिश्निंग एज आईएनएस विक्रांत, मतलब इसको काम पे लगा दिया गया आईएनएस विक्रांत के नाम पे, ठीक है। ये मामला है। लेंथ ऑफ द शिप, इस जो ये जो शिप है इसकी लेंथ कितनी है 262.5 मीटर्स, मोर देन द साइज ऑफ 2 फुटबॉल फील्ड, मतलब जितनी बड़ी 2 फुटबॉल फील्ड होती हैं उनको जोड़ करके आप उनसे बड़ा भी मान सकते हैं इसको। इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट आप देख लीजिए, इसकी हाइट है तकरीबन 61.6 मीटर्स, ठीक है। और 18 स्टोरीज हैं, इसकी चौड़ाई क्या है 61.6 मीटर, ठीक है। अब फ्लाइट डेक एरिया क्या है, मतलब फ्लाइट जैसे उड़ती है उसका एक एरिया होता है, उसका है 12.5, मतलब 12,500 स्क्वायर मीटर, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कितना कर सकती है 42,800 मीटर्स, ठीक है, सॉरी 800 टन, मतलब इतना ये सामान जो है डिस्प्लेस कर सकती है, 42,800 टन, ठीक है। इसकी कॉस्ट कितनी है 20,000 करोड़। इफ वन वेयर टू वॉक थ्रू द शिप्स पैसेज एंड लॉबीज द पर्सन वुड क्लॉक अबाउट 12 किलोमीटर, ठीक है। आगे देखिएगा, ahoy there a look at some carriers stats, इस पे भी कितने क्रू हैं, लगभग 1600 है। कंपार्टमेंट कितने हैं इसमें 2300, मैक्सिमम स्पीड कितनी है 23 नॉट्स, और क्रूजिंग स्पीड कितनी है 18 नॉट्स, इंड्योरेंस नॉटिकल माइल्स 7500, और ओवर 30 फाइटर एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स इंक्लूडिंग MiG-20K, कामोव एंड MS-60R चॉपर्स, मतलब ये सारे इसमें क्या हो सकते हैं, रखे जा सकते हैं। मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स भी हैं इसमें रखी जा सकती हैं। क्लोज इन वेपन सिस्टम है यहाँ, और फुली फंक्शनल हॉस्पिटल विथ सीटी स्कैन मशीन, मतलब सीटी स्कैन मशीन के साथ फुली फंक्शनल हॉस्पिटल है। 2 ऑपरेशन थिएटर्स, इसमें 2 ऑपरेशन थिएटर्स भी हैं, ठीक है। तो ये आपकी खासियत है सेंटिनल ऑफ द सीज आईएनएस विक्रांत के बारे में, ठीक है। ए लुक एट द फ्लोटिंग एयरफील्ड आईएनएस विक्रांत, इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर, ठीक है।
अब देखिएगा अगला आर्टिकल आ गया। इसमें बताया जा रहा है इंडियाज चाइनीज इंपोर्ट विल अप टू 2.3 टाइम्स इन 15 ईयर्स। मतलब बताया जा रहा है पिछले 15 सालों में इंडिया और चाइना से जो व्यापार हो रहा है, इंडिया चाइना से जो व्यापार हो रहा है उसमें इंडिया का जो इंपोर्ट है चाइना से वो कितना बढ़ चुका है, वो बढ़ चुका है 2.3 टाइम्स। मतलब 2.3 गुना, जिसको आप बोलते हैं 2.3 गुना। इंडियाज इंपोर्ट फ्रॉम चाइना क्रॉस्ड 101 बिलियन डॉलर। कितना? 101 बिलियन डॉलर। बहुत ज़्यादा होता है ये 101 बिलियन डॉलर। कहाँ से? 101 बिलियन इन 2023-24 फ्रॉम अबाउट 70 बिलियन इन 18-19। मतलब 2018 और 19 में कितना था? 2018 में कितना था? तकरीबन 70 बिलियन डॉलर था। ठीक है, 70 बिलियन डॉलर था, जो कि बढ़कर कितना हो गया? 101 बिलियन डॉलर। ठीक है, और ये कितना बढ़ गया? 21% से 21% से 30% तक का जो है इजाफा देखा गया इसमें। ठीक है, आगे देखिएगा गुड्स इंपोर्ट फ्रॉम चाइना हैव राइजन 2.3 टाइम्स फास्टर देन इंडियाज टोटल इंपोर्ट ओवर 15 ईयर। मतलब भारत जो इतना पूरा जितना भी इंपोर्ट करता है उसमें तो 2.3 टाइम्स जो है ये तो चाइना से इसका जो है इंपोर्ट बढ़ चुका है। ठीक है, आगे देखिएगा द GTRI स्टडी नोटेड एडिंग दैट चाइना इज द टॉप सप्लायर ऑफ 8 मेजर इंडस्ट्रियल सेक्टर्स इंक्लूडिंग मशीनरी। कहाँ कहाँ से आ रहा है इंपोर्ट? एक तो आप देख सकते हैं मशीनरी से आपको आ रहा है, दूसरा कहाँ से आ रहा है? केमिकल से। ठीक है, केमिकल से आपको मिल रहा है। तीसरा कहाँ से आ रहा है? फार्मास्यूटिकल्स, दवाओं का जो क्षेत्र है वहां से आ रहा है, फार्मास्यूटिकल्स। और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर जो है, ठीक है, क्या है? अच्छा, एक और इसमें सेक्टर जोड़ दीजिए, टेक्सटाइल्स। ठीक है, टेक्सटाइल है। जनरल परसेप्शन दैट चाइनीज इंपोर्ट आर हाई ओनली इन द इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर। मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ भारत जो है चाइना से इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में ही ज़्यादा इंपोर्ट करता है, लेकिन ये उसकी गलतफहमी है। बहुत सारे ऐसे सेक्टर है जिसमें चाइना से हम लोग इंपोर्ट करते हैं। ट्रेड डिफिसिट कंसर्न, मतलब व्यापारिक घाटा जो है उसकी दिक्कत हो सकती है। ग्रोइंग ट्रेड डिफिसिट विद चाइना इज अ काज ऑफ कंसर्न, मतलब एक चिंता का विषय है। अगर ट्रेड डिफिसिट जिस तरीके से भारत और चाइना का बढ़ रहा है, ये एक प्रकार से किसका विषय है? एक चिंता का। ट्रेड डिफिसिट क्या होता है? ट्रेड डिफिसिट का मतलब होता है जितना आप इंपोर्ट 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 माइनस एक्सपोर्ट, या आप एक्सपोर्ट माइनस जो भी आप करें, इसमें जो अंतर आता है वही एक प्रकार से ट्रेड डिफिसिट आप इसको बोल सकते हैं। कि मतलब हम इनके यहाँ जितना एक्सपोर्ट करते हैं उससे ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, आगे देखिएगा ग्रोइंग ट्रेड डिफिसिट विद चाइना इज अ काज ऑफ कंसर्न, द थिंक टैंक said in its report analyzing India's growing industrial import from China between 2018-19 to 2030 2023-24. India's export to China have stagnated around 16 billion annually while import have surged, resulting in a cumulative trade deficit exceeding तकरीबन 387 बिलियन डॉलर जो है। सोचिएगा, तकरीबन 387 बिलियन डॉलर का ट्रेड डिफिसिट है। 387 बिलियन डॉलर का ट्रेड डिफिसिट है 6 साल में, 6 वर्ष के अंदर में। ठीक है, थोड़ा सा और इसको गहराई से समझिए। इंडिया चाइना ट्रेड टाइज के संबंध में कुछ समझिएगा। इंपोर्ट फ्रॉम चाइना, हम लोग चाइना से क्या क्या इंपोर्ट करते हैं? द स्लो डाउन इन चाइना एंड सप्लाई डिस्ट्रप्शंस हैव नॉट रिड्यूस चाइना शेयर इन इंडियाज टोटल। मतलब जो भी हमारे अंदर हम हमसे इंडिया चाइना का जो भी रिलेशन हो, ठीक है, जो भी रिलेशन हमारा हो, लड़ाई झगड़ा बॉर्डर पर चलता रहे, लेकिन ये कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। व्यापार में तो दिख रहा है कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इंपोर्ट किया हुआ है चाइना से। अभी आप खुद ही देख रहे हैं तकरीबन 101 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट हमने चाइना से कर लिया है 2018-19 से लेकर 2023-24 तक, और उसमें बढ़ोतरी ही हो रही है। ठीक है, इंडियाज इंपोर्ट फ्रॉम चाइना इन 21-22 कितना बेनिफिशियरी देन दिस प्री कोविड लेवल ऑफ इंपोर्ट। जितना हम कोविड से पहले का इंपोर्ट करते थे उससे ज्यादा ही इंपोर्ट अब हम कर रहे हैं। 2020-21 में और 2021-22 में चाइना का जो शेयर है इन भारत के इंपोर्ट में वो कहाँ पहुंच गया है?
16.3%, 53%, सोचने वाली चीज है। कितना पहुंच गया है? 16.3%, सॉरी 53%, एंड 15.43% रेस्पेक्टिवली वाइल द यूएई। मतलब कि सोचने वाली चीज है कि हम चाइना से अपने जितना हम, जैसे मान लो जो 100% इम्पोर्ट हम कर रहे हैं, 100% जो इम्पोर्ट कर रहे हैं उसमें तो 16.53% अकेले हम चाइना से इम्पोर्ट कर रहे हैं, और 15.43% जो है यूएई से कर रहे हैं। वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इम्पोर्ट फॉर इंडिया विद एन इम्पोर्ट शेयर ऑफ 6.7% एंड 7.31% इन 2020-21। ठीक है। अच्छा, एक चीज के लिए माफी चाहता हूँ, ये जो 16.53% और 15.43% है, ये रिस्पेक्टिवली 2020 और 2021-22 के लिए, मतलब 2020 में हम कितना कर रहे थे, 16.53% जो है उससे इम्पोर्ट कर रहे थे, और 2021-22 में कितना किया हमने, 15.43% इम्पोर्ट किया। और ठीक वैसे ही दूसरे नंबर पर यूएई है इम्पोर्ट में, जिसने हमारे साथ 2020 से हमने उनसे कितना इम्पोर्ट किया, हमने 2020-21 में 7.31% उनसे इम्पोर्ट किया, और 2021-22 में कितना इम्पोर्ट किया उनसे, 6.7%। ठीक है, ये मामला है आपका। आगे समझिएगा, चाइनाज डोमिनेंस इन टोटल नॉन ऑयल मर्चेंडाइज import is even more pronounced as India's dependence on China for non-oil import can be as high 25% or more। मतलब इसमें कहने वाली बात यह है कि हमारा जो चाइना पर डिपेंडेंसी है वो नॉन ऑयल मर्चेंडाइज इंपोर्ट पर है। ठीक है, और कौन कौन से आइटम्स हम वहां से इंपोर्ट करते हैं उसको देखिएगा। इंडिया प्राइमरली इंपोर्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, हम वहां से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो है वो इंपोर्ट करते हैं। ऑर्गेनिक केमिकल हम वहां से इंपोर्ट करते हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल्स, प्लास्टिक आइटम। ठीक है, और ये जो आइटम्स हैं ये अकाउंट फॉर मोर देन 70% ऑफ इंडिया इंपोर्ट फ्रॉम चाइना। मतलब हम चाइना से जितना इंपोर्ट करते हैं उसका 70% से ज्यादा हम यही सारी चीजें खरीद रहे हैं, फार्मास्यूटिकल, प्लास्टिक आइटम, ऑर्गेनिक केमिकल्स में। ठीक है, अब इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो चाइना को समझिए क्या है। अकॉर्डिंग टू द डेटा फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इंडिया जो एक्सपोर्ट कर रहा है चाइना को वो बहुत ग्रोइंग स्टेडली इन रिसेंट ईयर। जैसे कि इन द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 इंडिया ने कितना एक्सपोर्ट किया चाइना को, 21.2 बिलियन डॉलर, इतना हम लोगों ने इंपोर्ट किया। और फ्रॉम 16.7 बिलियन डॉलर इन 2019-20, मतलब 2019-20 से हमने 2019-20 में हमने कितना एक्सपोर्ट किया था चाइना को, 16.7 बिलियन डॉलर्स। ठीक है, और 2000 क्या कहते हैं 20-21 में कितना इंपोर्ट कर दिया, 21.2 बिलियन डॉलर्स। ठीक है, बढ़ रहा है, ये भी एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है, लेकिन अगर इंपोर्ट आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा अंतर है। इंपोर्ट तो हम उनसे तकरीबन 101 बिलियन डॉलर कर रहे हैं। ठीक है, और एक्सपोर्ट कितना कर रहे हैं, एक्सपोर्ट हम जो है कर रहे हैं तकरीबन 21.2 बिलियन डॉलर्स। ये उनके इंपोर्ट के आगे तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसी को बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट। आगे देखिए, आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट, मतलब क्या क्या हम उनको एक्सपोर्ट करते हैं। तो जो मेजर आइटम्स है वो है ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, कॉटन यार्न है, कॉपर है, और ओर्स है, मतलब अभ्रक। ठीक है, अभ्रक बोल रहे हैं, सॉरी, ये वो होते हैं आयरन ओर्स, अयस जिनको आप हिंदी में बोलते हैं, अयस, एक प्रकार से कच्चा माल आप इनको समझ सकते हैं। इंडियाज एक्सपोर्ट टू चाइना आर स्टिल मच लोअर देन इट्स इंपोर्ट फ्रॉम चाइना। ये तो आपको पता ही है कि जितना हम इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से उससे कई गुना कम हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो ट्रेड डिफिसिट हमारा है वो बहुत ज्यादा है। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रेड इम्बैलेंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना, भारत और चाइना के बीच में जो ये ट्रेड इम्बैलेंस है क्यों है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। चाइना हैज बिकम अ मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर द वर्ल्ड, वो मैन्युफैक्चरिंग हब है दुनिया के लिए। ठीक है, और उसके पास क्या है, वास्ट इंडस्ट्रियल बेस, उसके पास बहुत बड़ा औद्योगिक बेस है, दैट इनेबल्स इट टू प्रोड्यूस गुड्स एट द लोअर कॉस्ट देन इंडिया। मतलब भारत में जो इंडस्ट्री है वो जो भी सामान बनाती है उसमें जो कॉस्ट है वो ज्यादा पड़ती है चाइना के मुकाबले, जबकि चाइना जो सामान बनाता है उसका जो कॉस्ट पड़ता है वो कम पड़ता है। तो सीधी सी बात है, जिसकी कॉस्ट कम पड़ेगी वो एक्सपोर्ट ज्यादा करेगा। ठीक है, ये जाहिर सी बात है, इसलिए भारत जो है इंपोर्ट करता है चाइना से।
और इसी वजह से चाइना क्या कर रहा है, इम्पोर्ट कर रहा है। ऐसा नहीं चाइना सिर्फ भारत में ही इम्पोर्ट कर रहा है, चाइना दुनिया के और भी देशों में इम्पोर्ट करता है। तो उसका दबदबा सिर्फ एशिया में ही नहीं है, वो पूरी दुनिया में है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स से लेकर टेक्सटाइल सब कुछ क्या हो रहा है, वो चाइना से हम लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं। आगे समझिए मामला। इंडियाज डिपेंडेंस ऑन चाइनाज गुड्स, हमारा क्या ऐसी डिपेंडेंसी है चाइना के सामानों पर। ठीक है, वो हैविली डिपेंडेंट चाइनीज गुड्स, मतलब हम अधिकतर जो है चाइनीज गुड्स पर डिपेंड है। जैसे सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट फ्रॉम चाइना, हम बहुत महत्वपूर्ण मात्रा में वहां से कच्चा माल लेते हैं और पूर्ण रूप से बनाए हुए प्रोडक्ट भी उनका लेते हैं। और यही आइटम जैसे कि मशीनरी हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, केमिकल्स हुआ, ये सारे आइटम्स हम वहां से खरीदते हैं। अब कुछ नॉन टैरिफ बैरियर्स भी हैं। नॉन टैरिफ बैरियर्स मतलब वहां से अगर कुछ सामान हमारे यहाँ आएगा तो उसके ऊपर जो ड्यूटी लगती है, ड्यूटी मतलब जो शुल्क लगता है, एक्साइज, उसी को हम टैरिफ बोलते हैं। तो देयर आर सेवरल नॉन टैरिफ बैरियर्स, ऐसे बहुत सारे नॉन टैरिफ बैरियर्स है टू ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना, इंक्लूडिंग कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वायलेशंस एंड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन बिजनेस डीलिंग्स। मतलब बिजनेस डीलिंग्स में जो अपारदर्शिता है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का वायलेशन है। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें जैसे कुछ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो नहीं पूरा होती, इस वजह से जो है नॉन टैरिफ बैरियर्स और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये बैरियर्स क्या करते हैं, ये डिफिकल्ट करते हैं इंडियन बिजनेस को चाइनीज मार्केट और उसके साथ कंपटीशन करने के लिए। एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है ये। जो टैरिफ्स होते हैं वो क्या करते हैं, दीज बैरियर्स कैन मेक इट डिफिकल्ट फॉर इंडियन बिजनेस टू एक्सेस द चाइनीज मार्केट, मतलब हम जो चाइनीज बाजार में जाने का जो हम लोगों का वो है एक प्रकार से मामला है, वो इसलिए ठप हो जाता है क्योंकि वहां पर कुछ बैरियर्स ऐसे हैं जो हमें वहां पहुंचने से रोक देते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है। ठीक है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स, ये भी एक बहुत बड़ा मामला है। भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो लॉजिस्टिक्स है, वो इनएडुकेट मतलब क्या है, अपर्याप्त है। और जो फैसिलिटीज आती हैं लॉजिस्टिक्स की, वही हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट, मतलब उसी को, एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात, सामान को रखने का ज़्यादा पैसा लग जाता है। ठीक है, और एक्सपोर्ट करने के लिए क्या होता है, सामान को आपको रखना पड़ता है, उसको सुरक्षित रखना पड़ता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर आपका सही है नहीं। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर आपका नहीं सही होगा तो सामान रखने की जो कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी, हायर हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और जब कॉस्ट हायर हो जाती है तो सामान जो होता है वो ज़्यादा महंगा बिकता है। इसलिए कंपटीशन लेवल पर हम चाइना से लड़ाई नहीं ले पाते हैं, क्योंकि उसके सामान क्या होते हैं, सस्ते होते हैं, हमारे सामान सस्ते होते नहीं हैं। अब पॉलिसी क्या है, देखिए, डाइवर्सिफाई इम्पोर्ट, इंडिया नीड टू रिड्यूस इट्स डिपेंडेंस ऑन चाइनीज इम्पोर्ट बाय डाइवर्सिफाइंग इट्स इम्पोर्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज। हमको क्या करना है, चाइना से जो हमारा इतना वो है, चाइनीज से जो हमारा इतना डिपेंडेंसी है उसको खत्म करना चाहिए, क्योंकि हमको और भी देशों से इंपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी एक ही देश पर ज़्यादा निर्भर हो जाएंगे तो हमारा क्या हो जाता है, हमारा नुकसान होता है, हमारा एक्सप्लाइटेशन होता है। ठीक है, और हमको सही दाम नहीं मिल पाता। तो इंडिया नीड टू बी रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन चाइनीज इम्पोर्ट। अब जैसे हमें और भी कंट्री पर ध्यान देना चाहिए, जैसे वियतनाम हुआ, साउथ कोरिया हुआ, जापान हुआ, ताइवान हुआ, इंडोनेशिया हुआ, यहाँ से भी हमको क्या करना चाहिए, इम्पोर्ट करना चाहिए। और हमें अपनी जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, बूस्ट करना चाहिए। इंडिया कैन फोकस ऑन इंक्रीजिंग इट्स एक्सपोर्ट टू चाइना। ठीक है, जैसे इंडिया शुड फोकस ऑन एक्सपोर्टिंग हाई वैल्यू प्रोडक्ट लाइक इंजीनियरिंग गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स एंड केमिकल्स। भारत की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत पूरी दुनिया में, तकरीबन अमेरिका में भी कोविड-19 के दौरान बहुत सारे देशों को हमने बहुत सारी दवाइयाँ पहुंचाई। तो हमको क्या करना चाहिए, अपने एक्सपोर्ट में हाई वैल्यू प्रोडक्ट शामिल करने चाहिए, जैसे इंजीनियरिंग के सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स को, इसको कहाँ हमको एक्सपोर्ट करना चाहिए, हमको चाइना में एक्सपोर्ट करना चाहिए। जैसे जैसे को तैसा सठे साठे में समाचार है, जैसे वो हमारे साथ कर रहा है हमको भी उन्हीं के साथ करना चाहिए। लेकिन उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, उसके लिए आपके पास कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। हमको अपनी कैपेबिलिटीज को डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन भारत में तो सबसे बड़ी समस्या है क्या, धर्म। धर्म में लोग इतने अंधे हो चुके हैं कि वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने देश पर ध्यान ही नहीं दे रहे, उनका ध्यान सिर्फ धर्म पर पड़ा हुआ है। These products have higher profit margin and will help to increase India's foreign exchange earnings। ये ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिस पर मोल भाव होता भी नहीं है, कोई मोल भाव नहीं करने जाता। आप बाजार में इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने जाते हैं, बहुत ज़्यादा मोल भाव नहीं करते हैं वहाँ पे, क्योंकि वो क्वालिटेटिव, अगर क्वालिटी जैसे ब्रांड का सामान अगर आप खरीदेंगे तो आप कोई मोल भाव नहीं करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है कि अगर हम हाई वैल्यू प्रोडक्ट को अपने एक्सपोर्ट में शामिल करेंगे
तो हम चाइना जैसे देश से लड़ाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको अपना खुद डेवलपमेंट करना पड़ेगा। जब तक हम स्वयं का डेवलपमेंट नहीं करेंगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं सही, हमारी जो पावर है, क्या कहते हैं, लॉजिस्टिक्स को कंट्रोल करने में, उनको रिटेन करने में, वो बहुत कम है। तो हमको पहले उन पर काम करना चाहिए। हमारा ट्रांसपोर्टेशन जो है उसको और बेहतर करना चाहिए, क्योंकि हमारी ट्रांसपोर्टेशन कास्ट ही इतनी ज़्यादा पड़ जाती है कि हम विदेशों से लड़ाई नहीं ले पाते। ठीक है। अब डेवलप डोमेस्टिक इंडस्ट्री, सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है, हमको क्या करना चाहिए, अपनी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उनको डेवलप करना चाहिए, क्योंकि बिना उनके डेवलपमेंट के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप कब तक जो है बाहर से डिपेंडेंसी करते रहेंगे। डेवलप इट्स डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज टू रिड्यूस इट्स रिलायंस ऑन इम्पोर्ट, मतलब हमको अपना खुद ही इतना विकास कर लेना चाहिए। चाइना का विकास इतना ज़्यादा इसलिए हुआ, आपको समझना पड़ा एक चीज़, चाइनीज डेवलपमेंट में सबसे बड़ा योगदान उसका होम इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट था। ठीक है। ऐसे चाइना नहीं बन गया है। चाइना आप जाकर उसकी पॉलिसी पढ़ेंगे, चाइना की जो उनके घर की इंडस्ट्रीज थी उन्होंने इतना विकास किया पिछले समय में कि आज वो पूरी दुनिया के लिए एक हब बन चुकी है मैन्युफैक्चर का। ऐसे नहीं बना है, उसके लिए बहुत बड़े काम किए है चाइनीज गवर्नमेंट ने। ठीक है। चाइनीज पॉलिसीज ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। अपने ही देश को कैसे डेवलप किया जाए कोई चाइना से सीख सकता है। ठीक है। तो हमको भी क्या करना है, अपनी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उनको क्या करना पड़ेगा, उनको इनहांस करना पड़ेगा, उनको डेवलप करना पड़ेगा। और उसको डेवलप करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजें क्या होती हैं, हमारे संसाधन का विकास। ठीक है। और जब तक सरकार नहीं सहायता करेगी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को डेवलपमेंट करने में, तब तक कैसे होगा। जैसे अगर कोई डोमेस्टिक इंडस्ट्री डेवलप करना चाहता है तो उसको सरकार द्वारा क्या करना चाहिए, उसको इंसेंटिव देना चाहिए। ठीक है। डोमेस्टिक कंपनीज को मैन्युफैक्चर गुड्स दैट आर करेंटली इंपोर्टेड, जैसे ऐसे सारे बहुत सारे सामान जो हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं उनको बनाने के लिए अगर कोई हाथ आगे बढ़ाए तो उसको सरकार को हेल्प करना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स गुड हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड हुआ। ठीक है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हुई। अगर इसको कोई डोमेस्टिक काम करना चाहे, डोमेस्टिक कंपनी कोई आगे बढ़ानी चाहे, तो सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है, सबसे महत्वपूर्ण काम है सरकार का कि उनको इंसेंटिव दीजिए, उनको सब्सिडी दीजिए, उनको सुरक्षा प्रदान करिए। तभी तो आप बाहर से जो इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर अपनी डिपेंडेंसी कम कर पाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज तो यही है। दिस विल नॉट ओनली हेल्प रिड्यूस द ट्रेड इम्बैलेंस बट आल्सो क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। और सही बात है, अगर आप डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट करेंगे तो उससे आपका जो जॉब है वो भी तो बनेगा, जॉब क्रिएशन होगा कि नहीं। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज विल इनहांस विल इनहांस जॉब एज वेल, ये जॉब भी तो क्रिएट करेंगी। सही है कि नहीं। अब एफटीए का थोड़ा सा रिव्यू कर ली। इंडिया नीड्स टू रिव्यू इट्स फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विथ अदर कंट्रीज, मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, उसमें कोई टैरिफ बैरियर नहीं होता। तो एक बार फिर से इंडिया को क्या करना चाहिए, अपने एफटीओ को रिव्यू करना चाहिए टू इंश्योर दैट दे आर नॉट हर्टिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। कहीं एफटीए के चक्कर में हम अपने ही देश का नुकसान न कर रहे हो, कहीं दूसरे का घर बनाने के चक्कर में हम अपने नींव को ही न गिरा रहे हो। ऐसा देखना पड़ेगा कि पता चला दूसरे के घर को बनाने के चक्कर में हम अपने ही नींव में गड्ढा बड़ा सा खोद रहे हो, ऐसा हो सकता है। तो हमको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। और हमको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज एक्सपोर्ट एंड रिड्यूस द ट्रेड डिफिसिट। हमको अपना एक्सपोर्ट क्या करना है, इंक्रीज करना है, और जो डेफिसिट है उसको रिड्यूस करना है। ठीक है। अब एक मामला आ गया, इनइक्वालिटी कैन नो लॉन्गर बी इग्नोर्ड, मतलब इनइक्वालिटी जो है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ठीक है। अभी एक लेटेस्ट डेटा इस आर्टिकल के बारे में थोड़ा समझिएगा। एक लेटेस्ट डेटा आया है जिसमें यह देखा गया है कि 2022-23 में 2022-23 में हुआ क्या, तकरीबन नेशनल इनकम जो है हमारी जो नेशनल इनकम है उसका 1% जो सॉरी उसका तकरीबन 22.6% जो है ना, वो केवल 1% लोगों के पास है। आश्चर्य वाली बात है, बहुत दुख की भी बात है, बहुत आश्चर्य वाली बात है कि 22.6% राष्ट्रीय आय जो है वो कितने लोगों के पास है, केवल 1 लोगों के पास। आश्चर्य वाली बात है। अब बताइए, इतना बड़ा अंतर है। ठीक है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात,
शीर्ष 1% आबादी के पास, जो हमारी शीर्ष 1% आबादी है, शीर्ष 1% जो आबादी है उसके पास तकरीबन संपत्ति कितनी है? 40.1%। सोचिए, शीर्ष 1% आबादी के पास तकरीबन 40.1% हिस्सेदारी है। और इससे क्या प्रूव हो रहा है? इससे प्रूव हो रहा है जो धन की असमानता है, जो धन की असमानता है बहुत अधिक है। ठीक है, धन की असमानता क्या है? बहुत अधिक है। गरीबी और अमीरी के बीच में जो अंतर है वो बहुत ज्यादा है। ये बात ध्यान रखने योग्य है, आपको ये समझना चाहिए। और इसीलिए यह कहा गया है कि अगर विकास को सतत बनाना है, ठीक है, सबको साथ लेकर चलना है अगर, तो हमको असमानता के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते किसी कीमत पर। असमानता किसी कीमत पर इग्नोर करने लायक नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे आप देखेंगे कॉरपोरेट जो कल्चर डेवलप हो रहा है, कॉरपोरेट कल्चर जो डेवलप हो रहा है, इसमें क्या होता है? इसमें धन की लोलुपता बढ़ जाती है। धन की लोलुपता का मतलब धन का लालच, ये बढ़ जाती है। और आप इसका परिणाम देखते हैं कि सोचिए कि 40% संपत्ति जो है वो केवल 1% लोगों के हाथ में है। कितना विडंबना वाली दुनिया है ये। ठीक है, और हमको इसीलिए, क्योंकि चुनाव चल रहे हैं, इलेक्शन चल रहे हैं, तो असमानता एक बहुत बड़ा मुद्दा होना चाहिए, जो कि दुर्भाग्य से नहीं है। इस देश के चुनाव में असमानता एक बहुत बड़ा मुद्दा होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से अभी फिलहाल कोई इस बारे पर ध्यान नहीं दे रहा, कोई इस बारे में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा। ठीक है, अब थोड़ा सा मनरेगा के बारे में भी समझ लीजिए। ठीक है, दूसरी ओर जो है, अगर अन्य देशों के बारे में हम बात करें तो अन्य देशों में जो है सामाजिक कल्याण पर ज्यादा खर्च हो रहा है। ठीक है, अन्य देश जो हैं उन पर उन देशों में सामाजिक कल्याण पर अधिक खर्च हो रहा है। ठीक है, लेकिन हमारे देश में ये स्थिति नहीं है। ठीक है, आप देखिएगा भारत में जो सार्वजनिक व्यय है स्वास्थ्य पर, हेल्थ पर, जो सार्वजनिक व्यय है वो जीडीपी का कितना परसेंट है? हमारे जो सार्वजनिक स्वास्थ्य पर जो व्यय है वो जीडीपी का लगभग 1.3% है, 1.3% ऑफ जीडीपी है। ठीक है, जबकि जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है उसका लक्ष्य क्या है? जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है उसका लक्ष्य है कि 2025 तक हम हेल्थ पर कितना खर्च करें? हम हेल्थ पर 2.5% खर्च करें अपने जीडीपी का। कितना खर्च करें? 2.5%। ठीक है, और जिस हिसाब से हम चल रहे हैं, जो हमारी टेंडेंसी अभी फिलहाल है, उस हिसाब से लगता नहीं कि हम इस लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। ठीक है, इस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब जैसे केंद्र सरकार के बहुत सारे बजटीय आवंटन हैं, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, जैसे कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको आप शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? जिसको आप मनरेगा बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? मनरेगा बोलते हैं। और शिक्षा से संबंधित है, बच्चों के लिए बजट है। शिक्षा से संबंधित बजट भी हो सकता है, बच्चों के लिए भी बजट हो सकता है। ठीक है, बच्चों के लिए भी बजट हो सकता है। अभी अगर आप मनरेगा की ही बात कर ले, तो मनरेगा का जो आवंटन हुआ था बजट का, इसका जो बजट आवंटन हुआ था उसमें गिरावट देखी गई थी। मतलब जितना पैसा इसको पहले दिया जा रहा था उससे कम पैसा दिया गया। तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? हम सामाजिक क्षेत्र में जो है जितना पैसा हमको मतलब सरकार को जितना पैसा खर्च करना चाहिए वो नहीं हो रहा है। और अगर हमें अपने अपने देश में सुधार करना है, यहाँ के इकोनॉमी में डेवलपमेंट करना है, तो सबसे महत्वपूर्ण काम क्या करना होगा? हमें हमें सुधार करना पड़ेगा। ठीक है, क्या सुधार करना पड़ेगा? सामाजिक क्षेत्र पर हमको खर्च ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण और सामाजिक सुरक्षा में सार्वजनिक सेवाओं का विस्तार करना होगा। ठीक है, किसमें हो गया? स्वास्थ्य हो गया, ठीक है, शिक्षा हो गई, पोषण, इन सब चीजों पर क्या करना पड़ेगा? हमको खर्च जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, ये मामला है। आगे देखिएगा, और जब तक हम इन सब चीजों का सृजन नहीं कर पाएंगे तब तक जो एक समस्या और है, कौन सी समस्या है? वो है जॉब क्रिएशन की। किसका? क्योंकि अभी आप देख रहे हैं भारत में एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। भारत में जो एम्प्लॉयमेंट का स्तर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो हमारे अगर एम्प्लॉयमेंट के स्तर को कम करना है, अनएम्प्लॉयमेंट के स्तर को अगर कम करना है, तो हमको बहुत सारी योजनाओं को शुरू करना पड़ेगा।
जितनी समाज कल्याण की योजनाएं हैं, कैपिटल डेवलपमेंट, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, अभी इसके पहले वाले आर्टिकल में आपने ये भी पढ़ा था, चाइनीज से अगर हमें इम्पोर्ट कम करना है, उन पर डिपेंडेंसी कम करनी है, तो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को और ग्रो करवाना पड़ेगा। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, जॉब क्रिएशन भी कर सकते हैं। शिक्षा पर और ग्रो, और ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे तो जब शिक्षा की गुणवत्ता में बढ़ोतरी होगी तो हमको और ज़्यादा जो है बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, चलिए आज का जो है क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया चाइना ट्रेड रिलेशन के संबंध में एक क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। एनालाइज इंडियाज ट्रेड रिलेशनशिप विद चाइना एंड एक्सप्लेन द रीजंस फॉर इट्स ग्रोइंग ट्रेड डेफिसिट विद चाइना, व्हाट पॉलिसी मेजर्स कैन बी टेकन टू रिड्यूस दिस डेफिसिट एंड इंक्रीज सेल्फ रिलायंस। ठीक है, इसका मतलब हिंदी में कह रहा है कि जो इंडिया और चाइना का जो ट्रेड रिलेशनशिप है उसका विश्लेषण करिए और एक्सप्लेन करिए कि इसका जो ट्रेड डेफिसिट है वो क्यों ग्रो हो रहा है। मतलब भारत का जो ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ है उसका क्यों, वो बढ़ क्यों रहा है, और किस तरीके से इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं और हम आत्मनिर्भरता बढ़ा सकते हैं। ठीक है, हम आप आत्मनिर्भरता बढ़ा सकते हैं और कैसे हम जो ये ट्रेड डेफिसिट है उसको कम कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है, 250 वर्ड में आपको इसका आंसर देना है। उम्मीद है आप इसका आंसर जरूर देंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, और चैनल को सब्सक्राइब शेयर करिए जरूर, क्योंकि जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं उन वहाँ तक पहुँचाइए। सारे मटेरियल्स फ्री में उपलब्ध हैं। ठीक है, सारे मटेरियल जो हैं वो फ्री में उपलब्ध हैं, तो आपको जितनी हेल्प हो सकेगी हम अपना पूरा प्रयास करेंगे। बस आपको इतना करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि अच्छे अच्छे वीडियोज़ आप तक हमेशा पहुँचते रहें। इसको शेयर भी करना है, जिससे जो ज़रूरतमंद हो उसको जो है ये पहुँच जाए उसके पास, क्योंकि सारे फ्री में मटेरियल यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो आपको अगर फ्री में सारे मटेरियल का एक्सेस चाहिए तो सिर्फ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इतना ही।